Hello students, my name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK sir. So today we are discussing about chapter electricity class 10th. तो जैसा कि अब तक आप पढ़ चुके हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद व्हाट इज करंट, व्हाट इज चार्ज, मैनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर प्रॉपर्टीज, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, आफ्टर दैट electric potential difference. So today we are discussing about electric circuit and circuit diagram. First देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। सबसे पहली चीज क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है, कंडक्टिंग पाथ है। कंडक्टिंग का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है या करंट पास हो सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके, सिर्फ पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके इसके बारे में। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, हम सेल और बैटरी भी पढ़ चुके हैं। ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस पाथ। कैसा पाथ है, कॉन्टिन्यूअस, और साथ में कैसा है, कंडक्टिंग, कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उसके अंदर है क्या, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, हो सकता है वो की हो सकता है बल्ब हो सकता है वायर्स वगैरह, ये चीजें हो। कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में जो ये चीजें कनेक्ट हैं वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहां पे देखिए ये बैटरी है, ये क्लोज की और ये बल्ब, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। कहता है ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब एक डायग्राम जो शो करता है अरेंजमेंट को, किसकी, ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स की, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मान लीजिए ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इसमें क्या है, वेरियस कंपोनेंट कनेक्ट्स हैं, तो इस चीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायग्राम आपका क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो ये मेरे पास क्या है, सर्किट डायग्राम, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या है, सर्किट डायग्राम। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सर्किट डायग्राम। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्लोज की है, ये रजिस्टर है ये वाला, और इसके पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया, वोल्टमीटर, ये सीरीज में एमीटर और ये बैटरी। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। बैटरी किस लिए यूज करते हैं हम, सप्लाई देने के लिए या पोटेंशियल या वोल्टेज सर्किट को प्रोवाइड करने के लिए। और की का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन और क्लोज से, कि यदि आपको करंट फ्लो करना है तो आप की को क्लोज कीजिए, और यदि आपको करंट फ्लो नहीं करना तो उसको क्या कीजिए, ओपन कीजिए। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। अब जो मेन स्टार्ट होता है हमारा वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, एक जर्मन फिजिक्स थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उन्होंने एक 1826 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश की, किस किस के बीच में, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, या तीन कह सकते हो आप डिराइव यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन स्टेबल की, रेजिस्टेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस के और करंट के बीच में। तो दिस रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने कहा क्या था, यानी कि सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने इसके बारे में बताया क्या था कि ओम्स लॉ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहली कंडीशन इसमें है कि यदि हम टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, वो किसके डायरेक्टली होगा, जितना हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन कंडक्टर containing physical conditions like temperature constant. तो this is Ohm's law. तो I directly proportional to V और I is equal to V by R. तो this is our relation. This is known as Ohm's law. इसका मतलब I जो है वो तो क्या है, डायरेक्टली है V के, लेकिन I इनवर्सली किसके है, R के। तो what is R? R यहां पे क्या है कि कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, या तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो पहले एक बार ये नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या था, I is equal to V by R, where R is a constant called the resistance of the conductor। तो मतलब ये जो रिलेशन थी हमारे पास कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये कब सेटिस्फाई होती है, जब क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसमें वर्ड यूज हुआ था रेजिस्टेंस का। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। जो भी हमने वायर यूज की है, मान लीजिए वो कॉपर की है, मान लीजिए वो निकल की है, या वो मैग्नीन की है, या एल्यूमिनियम है, या फिर सिल्वर है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the flow of electric current। अपोज का मतलब क्या होता है, उसको रोकना। इसका मतलब ये जो चीज है ये किसका काम कर रही है, उसको फ्लो करने से रोकने के लिए। तो इसका मतलब ये भी क्या है कि फ्रिक्शन का ही तो काम कर रही है। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो क्या करेगी, अपोज करेगी किसको, फ्लो ऑफ करंट के मोशन को। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस, जो क्या करेगी, अपोज करेगी इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को। क्लियर? तो इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल आर। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, क्योंकि ओहम्स किसने बताया था, जॉर्ज साइमन ओहम ने। तो उनके नाम के ऑनर में इसकी यूनिट रखी गई। जैसे हमने न्यूटन्स रखी है फोर्स के लिए, तो वो किन्होंने बताया था, सर इजाक न्यूटन ने। तो ओम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। तो अगर ओम को डिनोट करना है हमें तो कैसे करेंगे, ग्रीक लेटर ओमेगा से। क्लियर? जैसे हम कई बार पढ़ते थे ना, लैम्डा वेवलेंथ के लिए, न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ऐसे ही ओमेगा किसके लिए यूज होगा, ओम के लिए। क्लियर? तो रेजिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इससे पहले हम 9th क्लास में स्केलर वेक्टर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ना हो, वो क्या है, स्केलर। और जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब I इज इक्वल टू वी बाय आर, तो ओमेगा के अलावा भी हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इट इज आल्सो मेजर्ड इन वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लेते हैं, वोल्ट में।
और करंट को किस में लेते हैं, एम्पियर में। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप लिखिए ओम या लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो 1 ओम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन 1 ओम, जैसे हमने करंट की डिफाइन की थी, डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कब होगा, I इज इक्वल टू क्या होता था, Q बाई टी। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो सेम एज इट इज 1 ओम क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज, या 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर which allow a current of 1 ampere to flow through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it। मतलब सीधी सी बात है कि जब सर्किट में से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, कब, अगर हमने उस पे पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, 1 वोल्ट, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का वो क्या होगा, 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्लियर। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा क्या होता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स भी तो होंगे ना जो इस पे डिपेंड करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो हीट करता है, बिल्कुल पतली सी वायर होती है वो तो, लेकिन हम एक कोड लेते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक प्रेस है तो उसकी जो तार होती है बाहर जो हम प्लग में डालते हैं, स्विच में डालते हैं, वो गर्म नहीं होती, हीट नहीं होती। तो ऐसा क्यों, तो वो सारा फिनोमिना किसका है, इसका। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके बाद आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या सराउंडिंग, और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर की आपने यूज किसका किया है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अभी, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर की लेंथ के। इसका मतलब अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर। उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। The resistance of a given conductor is inversely proportional to the area of cross section of the given conductor। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या है, इनवर्सली। अगर मैं कहूं मेरे पास एक क्या है, थिक वायर, और एक क्या है, थिन वायर, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो थिक वायर का लेस होगा और थिन वायर का क्या होगा, मोर, क्योंकि R इनवर्सली है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्लियर। उसके बाद आती है बात टेम्परेचर की। कहता है सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर आपके पास मेटल्स हैं तो डेफिनेटली उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्लियर। तो ऑल मेटल्स हैव हायर रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। क्लियर। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद ए राइज इन टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे मेटल्स पढ़ते हो, नॉन मेटल्स पढ़ते हो, ऐसे ही मेटलॉइड्स पढ़ते हो। तो मेटल और नॉन मेटल तो समझ में आता है, व्हाट इज मेटलॉइड्स, मतलब जो ना तो मेटल हो और ना ही नॉन मेटल, तो उन दोनों के बीच में जो लाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। तो ऐसे ही ना तो जो आपके पास क्या हो, कंडक्टर, और ना ही वो क्या हो, इंसुलेटर, तो उन दोनों के बीच में जो लाई करेगा वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स। जैसे आपके पास हो सकता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो रेजिस्टेंस ऑफ एक सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद ए राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज।
द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, एलॉय क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स को मैंने क्या किया, मिक्स किया, तो उससे जो मिलके बनेगा दैट इज एलॉय। द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज चेंजेस वेरी लिटल विद ए चेंज इन टेम्परेचर। सीधी सी बात है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है किसी भी एलॉय का, वो बहुत ही ज्यादा कम चेंज होगा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर के अंदर चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद आता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, वेयर एज सम अदर हैव मच हायर रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे होंगे जिनका बहुत ज्यादा होगा। तो एलॉय एंड एलॉय हैज हायर रेजिस्टेंस, जो एलॉय होंगे उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर देन द प्योर मेटल्स, किससे, प्योर मेटल से, विच फॉर्म द एलॉय, जिनसे मिलके हमने क्या बनाया है, एलॉय। यानी कि जो एलॉय है उसका रेजिस्टेंस तो होगा ज्यादा, लेकिन अगर हम उनको इंडिविजुअली ले मेटल्स को, तो उनका रेजिस्टेंस एलॉय के कंपैरिजन में क्या मिलेगा, लेस। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का जो आपके पास क्या है रेजिस्टेंस, वो क्या है, लो। इसलिए हम इनको किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि कनेक्टिंग वायर्स के लिए। और नाइक्रोम और कॉन्स्टेंट का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। तो नाइक्रोम का किस में यूज करते हैं हम, हीटर में या इलेक्ट्रिक प्रेस में, जो फिलामेंट होता है ना उसका जो हीट करता है उसको, वहां पे इसका यूज करते हैं। और जो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसका कहां पे यूज करते हैं हम, हमारे पास होता है 12th में पढ़ोगे, अभी तो नहीं है आपके सिलेबस में, एक मीटर ब्रिज होता है, तो उसकी जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, मैग्नीन की या कॉन्स्टेंट की। और इसके अलावा होता है टंगस्टन, जो आप सभी जानते हो, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा इससे पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योर स्टडिंग कंटिन्यू एट होम।